दोस्तों, एक प्रियंका नाम की लड़की की शादी एक दहेज के लोभी परिवार में हो जाती है। उन लोगों की मांग थी कि तुम्हारे पिता से मुझे 3 लाख रुपए लेनी है, जो कि तय भी हुआ था। लेकिन किसी कारणवश इसके पिता दे नहीं पाए। उन्होंने कुछ समय लिया था उस पैसे को देने के लिए, लेकिन ससुराल वाले बार बार इस पे उत्पीड़न कर रहे थे और बार बार कह रहे थे कि तुम अपने पिता से वो पैसे मांगो। मगर प्रियंका जानती थी कि उसके पिता इतनी जल्दी इतने पैसे का इंतजाम नहीं कर पाएंगे। वो इस बात को अपने मन ही मन में दबाए रखते थे और उधर ससुराल पक्ष का उत्पीड़न दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। उसके साथ ऐसी ऐसी यातनाएं दी जाती हैं कि जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, जब आप लोग सुनेंगे तो शायद आप लोगों को बहुत हैरानी होगी। इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। तो आइए जानते हैं पूरी घटना इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ वो इटावा उत्तर प्रदेश की है। वहाँ पे एक परिवार होता है, उस परिवार में 4 लड़कियाँ होती हैं। जो प्रियंका नाम की लड़की होती है वो दूसरे नंबर पे होती है। इससे इसकी बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी, इसके पिता ने 1 साल पहले किसी तरीके से कर दिया था। अब जो प्रियंका की शादी होने वाली थी वो 15 नवंबर 2024 को थी। दोनों पक्षों में बात तय तमाम हो जाती है। प्रियंका के जो पिता थे वो 3 लाख रुपए दहेज और 2 लाख की गाड़ी देने का वादा करके शादी फिक्स कर देते हैं। प्रियंका की शादी एक राज नाम के लड़के से तय हो जाती है। दिन वगैरह पड़ जाता है और सब कुछ तय तमाम हो जाता है। ये कहा जाता है कि आप जब हमारे घर पे बारात लेकर आएंगे तो तिलक की जो रस्म होती है उसी समय आपको पैसे दे दिए जाएंगे। धीरे धीरे समय गुजरता गया। आखिरकार दोस्तों 14 नवंबर 2024 का दिन आ गया, जब हल्दी की रस्म होती है, मेहंदी की रस्म होती है। ये सारी चीज़ें हो रही थी। दुल्हन को भी हल्दी मेहंदी लगाई जा रही थी। उसके बाद जो रिश्तेदार वगैरह थे वो सभी लोग आए हुए थे। डीजे का इंतज़ाम था, चारों तरफ खुशियों का माहौल था। इसी बीच में एक बाहरी व्यक्ति उस घर के अंदर प्रवेश करता है और घर के उस कमरे में पहुंच जाता है जहां पर जेवर और पैसे दोनों रखे हुए थे, जो कि दहेज में देने थे। उस कमरे में पहुंचते ही उसे वो बैग मिल जाता है जिसमें सब कुछ रखा हुआ था। अब वो धीरे से वो बैग उठाता है और लेकर चला जाता है। अभी किसी को कुछ पता नहीं है। थोड़े समय के बाद जो लड़की की माँ होती है वो कमरे में पहुंचती है। उसको वो संदूक खुला हुआ दिखता है, तो वो खुद बड़बड़ाने लगती है। कहती है कि बताओ मेरा दिमाग कहाँ कहाँ पे है और मैं संदूक खोल के चली गई हूँ और इसी में सारा चीज़ रखा हुआ है, और अभी कोई इसमें से कोई सामान निकाल ले तो फिर मैं क्या करूँगी, शादी कैसे होगी। वो अपनी एहतियात के लिए उस संदूक को खोल के देखती है कि शायद अभी तक इतने समय से खुला था, कहीं किसी ने कुछ हटाया वगैरह तो नहीं है। तो वह संदूक खोलती है। उसके बाद क्या देखती है कि उसके अंदर वो बैग ही नहीं है जिसमें 3 लाख रुपए रखे हुए थे और जो जेवर वगैरह रखा था। इतना देखते ही वो अपने सीने पे हाथ पटक के चीख चीख के रोने लगती है। उसके चीखने और चिल्लाने की आवाज़ जब पूरे माहौल में गूंजती है, सभी लोग जो रिश्तेदार वगैरह थे और जितने लोग थे सबको जब पता चलता है, सभी लोग वहाँ पे पहुँचते हैं। अब सबको वो बात बताई जाती है। सबके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है कि अब क्या होगा। इसी की बहस पे जो है शादी तय हुई थी और तिलक के समय ही, जब तिलक की रस्म होगी उसी समय पैसे भी देने हैं। जो लड़की के बाप होते हैं उनको काटो तो खून नहीं, लेकिन क्या करते, लड़की की शादी थी, अपने अंदर उस घाव को दबाए हुए थे कि आखिर करें तो क्या करें। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब 15 नवंबर आ जाता है, यानी अगला दिन। दिन भर वो इंतजाम में लगे रहते हैं, मगर अंदर से उनको बात खटक रही थी कि करे तो क्या करे। पता चले कि बारात वाले आएंगे, अगर पैसे नहीं दिए गए तो कहीं बारात वापस न चली जाए। यही बात वो दिन भर सोच रहे थे, लेकिन जो भी इंतजाम के चीज़ थे बाकी चीज़ों को वो कर रहे थे। आखिरकार दोस्तों शाम का समय आ जाता है, रात आ जाती है, बारात घर पे आ जाती है। तिलक की रस्म होने लगती है। जब तिलक की रस्म होने लगती है तो उसी समय जो लड़के का बाप होता है वो बोलते हैं कि भाई साहब, और जो दान दहेज के जो पैसे थे उसे आप ला के दे दीजिए। इतनी बात जब जो है लड़की के पिता सुनते हैं तो कहते हैं भाई साहब मुझे माफ़ कर दीजिए और मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना हो गई है, मैं अभी फ़िलहाल आपको पैसे नहीं दे सकता। अब सब में कानाफूसी होने लगती है।
लोग कहते हैं कि जब जो है पैसे नहीं दे पाने थे और ऐसा ऐसा मैटर हो गया तो पहले बता देना चाहिए था। सुबह ही बता दिए होते तो हम लोग बारात ही नहीं लाए होते। अब जो लड़की के बाप होते हैं, वो जो रिश्तेदार वगैरह होते हैं, सभी उनके पैरों पे गिर कर कहते हैं भाई साहब अरे ऐसा मत करिए, हम लोग की बहुत बदनामी होगी, हम लोग किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमें कम से कम एक हफ्ते की मोहलत दे दीजिए, मैं कहीं ना कहीं से पैसे एडजस्ट करके आपको ज़रूर दे दूंगा। अब इसी बात पे तय तमाम हो जाती है। फिलहाल लड़के पक्ष के जो लोग थे, जो राज के पिता थे, वो मान जाते हैं, कहते हैं ठीक है एक हफ्ते से ज़्यादा नहीं, एक हफ्ते के अंदर तुम्हें पैसे दे देने हैं, चाहे जैसे देना। तुम लोग मान जाते हैं। फिलहाल सब कुछ ठीक ठाक चलता है, शादी का रस्म वगैरह होता है, शादी हो भी जाती है। अगला दिन जब सुबह आता है, तब जो लड़की होती है जिसका नाम प्रियंका होता है, उसकी फिर विदाई होती है और वो विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। ससुराल में जाने के बाद फिर वहाँ के लोगों को भी सारी बातें पता चल चुकी थी कि पैसे मिले नहीं हैं। तो जो घर परिवार के सभी सदस्य थे या जो रिश्तेदार वगैरह थे, वो सभी लोगों ने मिलकर एक फैसला किया कि जब तक इसके बाप मुझे पैसे नहीं देंगे, जब तक दहेज के पैसे मिलेंगे नहीं, तब तक हम इसे अपनी बहू स्वीकार नहीं करेंगे। और यही बात राज से भी जाके कह दी जाती है, लेकिन राज जब सुनता है तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वो सोचने लगता है कि ये क्या हो रहा है, लेकिन वो ना चाहते हुए भी कुछ कह नहीं पाता, क्योंकि थे उसके माता पिता ही। तो इस वजह से कहता है जैसा आप लोगों को ठीक लगे। फिलहाल बाकी रस्में निभाई जाती हैं। रात का समय होता है तो दूल्हा दुल्हन को अलग अलग कमरे में सुला दिया जाता है। जब सुबह होती है फिर रात को रहा नहीं जाता और सुबह ही वो अपनी पत्नी के कमरे में पहुंच जाता है। जब वो अपनी पत्नी के कमरे में पहुंचता ही है, अभी कुंडी लगा ही रहा था, तब तक राज की माँ वहां पे पीछे पीछे आ जाती है और दरवाजा खटखटाने लगती हैं। अब राज न चाहते हुए भी दरवाजा खोल देता है। तब उसकी माँ बोलती है कि कहाँ इतनी तब उसकी माँ बोलती है कि इस समय तुम दुल्हन के कमरे में क्या कर रहे हो। अब राज थोड़ा हड़बड़ा जाता है, वो कहता है कि अरे माँ कुछ नहीं, मैं कपड़े वगैरह लेने के लिए आया हुआ था, मेरा कपड़ा सारा यहीं पे है। राज की माँ कहती है कि जो भी तुम्हारे कपड़े हैं वो सारे कपड़े ले लो और दूसरे कमरे में जाके शिफ्ट हो जाओ। मैंने तुम्हें बोला है जब तक पैसे नहीं मिलेंगे तब तक तुम अपनी पत्नी से नहीं मिल सकते। अब राज मुंह लटकाए हुए अपने कपड़े लेता है और फिर लेकर चला जाता है। दिन तो किसी तरीके से गुजर जाता है और इधर जो प्रियंका होती है वो दहाड़े मार के रोए जा रही थी। उसके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। समय गुजरता गया, शाम हो गई। फिर शाम के समय जब रात जो है करीब रात के 9-10 बजे फिर कमरे में पहुंच जाता है, तो कमरे में जब पहुंचता है तो फिर उसकी जो है बहनें वगैरह होती हैं वो सब भी वहाँ पे आ जाती हैं। फिर दरवाज़ा बड़वाया, फिर जो है राज से पूछा जाता है कि अब क्या है। तब राज कहता है कि माँ ऐसी बात है और इसको रात में डर लगता है और मैं यहीं पे सो जा रहा हूँ। तब राज की जो माँ कहती है कि बहू को ये बात बतानी चाहिए ना कि उसे डर लगती है, और तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं, तुम यहाँ से जाओ दूसरे कमरे में सो जाओ, मैं यहाँ पे तुम्हारी छोटी बहन को भेज देती हूँ, वो रात भर यहीं पे रहेगी। अब घर परिवार के सभी लोग मिलकर यह फैसला करते हैं कि इस तरीके से कैसे रोका जाएगा। एक काम किया जाए, क्यों ना जो इस दरवाजे की कुंडी है उससे ही निकाल दिया जाए, ये मामला ही शांत हो जाएगा कि आने जाने और देखने का, क्योंकि कुंडी लगी ही नहीं रहेगी तो फिर कोई जाके अंदर से दरवाज़ा बंद ही नहीं कर सकता। फिलहाल कुंडी को निकाल दिया जाता है जो सिटकिन थी, और राज की छोटी बहन को प्रियंका के साथ सोने के लिए भेज दिया जाता है। अब दोस्तों धीरे धीरे समय गुजरता है और करीब एक हफ्ते का समय गुजर जाता है। इधर जो प्रियंका होती है वो हमेशा रोए जा रही थी, वो कुछ कह नहीं पा रही थी, करे तो क्या करे। फिलहाल किसी तरीके से राज दिन भर जब आता जाता रहता था तो राज को उसने बता दिया था कि मेरे पिता इतने गरीब हैं कि वो फिर दोबारा इतने पैसे का व्यवस्था कर ही नहीं सकते। इससे बढ़िया है कि तुम मुझे मेरे मायके ही छोड़ दो, मैं वहीं पर रह लूँगी, यहाँ मुझसे सहन नहीं हो रहा, मैं रह नहीं सकती। यहाँ का उत्पीड़न मुझे ज़रा सा भी जो है दिल को सुकून नहीं दे रहा है, और मैं दिल ही दिल घुट घुट के मर जाऊँगी, और एक दिन ऐसा आएगा कुछ ना कुछ ज़रूर कर जाऊँगी। अब जब ये बातें राज सुनता है तो उसकी आंखों से भी आंसू आ जाते हैं। वो करे तो क्या करे, कुछ कह भी नहीं सकता था। एक हफ्ते का समय गुजर जाता है। तब जो राज के पिता और घराने के लोग होते हैं वो सभी लोग फिर से प्रियंका पे दबाव बनाना शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि एक हफ्ते का समय तुम्हारे पिता ने लिया था, अब अपने पिता से तुम बात करो, बोल दो कि दहेज के पैसे वो दें, और अगर नहीं देंगे तुम्हारे कहने से तो अगर हम कहने पुतारे हो जाएंगे तो बात बिगड़ जाएगी, इससे बढ़िया है कि तुम ही कह के मांग लो। तो प्रियंका कहती है कि हाँ मैंने अपने पापा से बात कर ली है
और वो इंतज़ाम कर रहे हैं। अब कहे तो क्या कहे, वहाँ इन लोगों से उसने ये कह दिया, लेकिन वो खुद जानती थी कि उसके पिता इतने पैसे की व्यवस्था इतनी जल्दी नहीं कर पाएंगे, मगर वो अपने ससुराल वालों से कह नहीं पा रही थी। केवल उसने राज से अपनी सारी बातें बता दी थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया, फिर जो है 10 दिन और बीत गया। इस तरीके से जब समय बीता तो अब समझ में नहीं आ रहा था करे तो क्या करे। एक दिन राज आता है और 3 लाख रुपए लाके प्रियंका को दे देता है और कहता है कि ये पैसे तुम अपने पिता का खाता नंबर मांग के उनके खाते में भेज दो और वो पैसे निकाल के मेरे घर परिवार वालों को दे दें, ताकि स्थिति संवर जाए और उसके बाद सभी लोग बदल जाएंगे, फिर ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। प्रियंका जब उस पैसे को देखती है तो कहती है कि इतने पैसे आप लाए कहाँ से हैं। राज कहता है इसकी चिंता तुम छोड़ दो, मैं जो कहता हूँ वो करो। प्रियंका अपने पिता के पास फोन करती है और उससे खाता नंबर मांगती है। खाता नंबर जब आ जाता है तब राज अपने एक दोस्त की मदद से इसके पिता के खाते में वो पैसे डलवा देता है। उसके बाद जो प्रियंका के पिता होते हैं वो पैसे निकाल लेते हैं और निकालने के बाद वो संकोच कर रहे थे, सोच रहे थे कि करें तो क्या करें, क्योंकि दामाद से ही वो पैसे ले रहे हैं। लेकिन बात उनकी बेटी की जिंदगी की थी, इसलिए उन्होंने पैसा लेने से इनकार नहीं किया बल्कि पैसे ले लिए। उसके बाद फिर वो अपने समधी को फोन करते हैं और कहते हैं भाई साहब आइए, पैसे का इंतजाम हो गया, आप अपना पैसा ले लीजिए। अब ये बात जब राज के पिता और घर वाले सुनते हैं तो वो सभी खुश हो जाते हैं और आनंद फान फिर वहाँ पे पहुँचते हैं, दहेज के पैसे लेते हैं, लेके चले आते हैं। उधर जो पुलिस कंप्लेन की गई थी कि आखिर पैसे गए तो गए कहाँ, जो मेहंदी के रात में गायब हुए थे उनके रिश्तेदार और इन्होंने मिलकर पुलिस कंप्लेन कर दिया था। पुलिस छानबीन कर रही थी, उस समय रिश्तेदारों से भी पूछी लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। तब अभी भी पुलिस का इन्वेस्टिगेशन जारी था। तब को पुलिस को पता चलता है कि जो वहाँ पे जनरेटर लेकर आया हुआ था वो अचानक में उसके पास काफ़ी पैसे आ जाते हैं, वो अपने दोस्तों के साथ पैसे उड़ा रहा होता है। अब पुलिस उसके पास पहुँचती है और उससे पूछताछ करना शुरू कर देती है। तब पता चलता है तो उसके माँ बाप से भी पूछताछ होती है तो उनके माँ बाप को कुछ भी नहीं पता होता। जो जनरेटर वाला था केवल इसको पता था कि इसने पैसे जो है उस कमरे में गया और इसे मालूम था कि पैसे इसमें रखे हैं। इसने उसी समय निकाल लिया और 1 घंटे के लिए गायब हो गया, फिर वापस आके वहीं पर खड़ा हो गया, जिससे किसी को शक नहीं हुआ। तो जब वो व्यक्ति मिल जाता है, पैसे भी मिल जाते हैं, तो उसमें से उसने 40,000 रुपए खर्च कर दिए थे, यानी 2,60,000 रुपए की केवल रिकवरी हो पाई थी। अब 2,60,000 रुपये मिल जाते हैं और बाकी वो समय ले लेता है, बाकी समय को मैं दे दूंगा। उसके बाद जब प्रियंका के पिता को ये पैसे मिल जाते हैं तो वो अपने दामाद के पास फिर फोन करते हैं और कहते हैं कि एक काम करिए, पैसे वो अभी मुझे मिल गए हैं। प्रियंका इधर ये भी कह देती है कि ऐसा वो पैसे मिल गए हैं और ना हो तो वो पैसे ले लीजिए, उसके बाद जिससे पैसे आप ला के दिए हैं वो पैसे ले जाके दे दीजिए, लेकिन ये बता दीजिए पैसे लाए कहाँ से थे आप। तब राज कहता है कि वो पैसे मैं क्या तुम्हें बताऊं, बताना तो नहीं चाहता था। वो पैसे मैंने अपने एक दोस्त की मदद से एक सूदखोर से पैसे लिए थे और अभी 2-4 दिन भले ही हुए हों, लेकिन वो सूदखोर कह रहा है कि 30,000 रुपये और मुझे चाहिए। ये बात जब प्रियंका सुनती है तो वो और भी ज़्यादा रोने लगती है और अपने पति से गले लिपट जाती है और कहती है जो जेवर वगैरह था उसे भी आप बेच दीजिए और उससे जो पैसे मिलते हैं ये सारे पैसे ले जाकर उसे दे दीजिए, आपसे बढ़ के मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अब राज की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, दोनों फिर गले मिलकर रोने लगते हैं और उसके बाद प्रियंका अपने पिता के पास फ़ोन करती है, उनसे कहती पिताजी जो जेवर हैं वो भी बेच दीजिए और बाकी जो पैसे हैं वो भी यहाँ पे भिजवा दीजिए, ऐसा ऐसा मैटर है। अब उसके पिता भी सोचते हैं कि वाकई में मुझे दामाद जो मिला है वो हीरा मिला है, भले उसके घर वाले अच्छे ना हो लेकिन दामाद एकदम हीरा मिला है। वो फिलहाल ऐसा ही करते हैं, पैसे और वो जेवर बेचते हैं, जो भी पैसे मिलते हैं वो सारे पैसे सीधे ले जाकर उस सूदखोर को दे देते हैं और ये मामला वहीं पर शांत हो जाता है। ये सारा चीज़ हो रहा लेकिन राज के घर परिवार को किसी को भी कुछ पता नहीं होता है। धीरे धीरे समय गुजरा, उसके बाद जो है फिर राज दिल्ली में काम करने के लिए चला गया एक कंपनी में और वहीं पे अपनी पत्नी को भी, प्रियंका को भी साथ में लेकर चला गया और फिलहाल 8 से 10 महीने हो गए हैं और ये लोग वहीं पे अपनी वैवाहिक जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों ये रही कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी, आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।